स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में गणित चतुर्थ प्रश्न पत्र में राजन सीरीज में हमने प्रश्न नंबर 16 तक पढ़ा था। लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्नों को ये 1 नंबर का आता है। तो चलिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं उनके साथ हमारे इस क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से हमसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ करके आप भी कोई क्वेश्चन या डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 है। तो प्रश्न नंबर 17 है 9x² माइनस 64 के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए, जो ये बीजीय व्यंजक हैं, ये जो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर या अल्जेब्राइक इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसका गुणनखंड करना है। एक तो आप अंकों का गुणनखंड करते हैं, जैसे मान लीजिए 14 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, तो ये क्या हो गया? 2 और 7 क्या होगा? 14 का गुणनखंड होगा। तो ये अंकों का गुणनखंड निकालना हो गया। और इसको हम लोग कहेंगे एक्स वाई, चर और अचर जब एक ही साथ हो। देखिए, ये 64 क्या है? अचर है। ये क्या है? अचर को क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अचर मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और एक्स क्या है? चर है। तो ये क्या है आपका? वेक्टर। एक तरह से कह सकते हैं इसको वेक्टर क्वांटिटी या वेरिएबल कह सकते हैं, यानी कि जो वेरी करे। क्या करे? जिस पे पूरा समीकरण वेरी करे, यानी कि इसी एक्स पे ये पूरा समीकरण डिपेंड करेगा। वैल्यू एक्स का वैल्यू क्या करेंगे? घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इसका मान घटेगा बढ़ेगा। आप लोग चेक करके देख सकते हैं। तो देखिए, इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए, ये 3 3 9 एक्स 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 3 3 9 और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 8 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर लिख लेंगे। और आपका फार्मूला पे देखिए, ये क्या हो गया? ये ए स्क्वायर हो गया और माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो 3x+8, तो 3x+8 ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी यानी कि 3x-8, यानी कि ये आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 है। तो जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं और प्रथम सेमेस्टर वाले हैं उन्हें भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 18 देखिए, त्रिभुजों की सर्वांग समता की क्या शर्तें हैं? तो त्रिभुजों की सर्वांग समता, तो ज्यामिति के अनुसार, ज्योमेट्री में त्रिभुज देखिए आपका, ये त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, और कोण के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज। ठीक है। और त्रिभुजों की सर्वांग समता, तो ज्यामिति के अनुसार त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्त है। तो ये निम्न प्रकार से है। सर्वांग समता किससे किसे करते हैं? कोण, कोण यानी कि एंगल, भुजा मतलब साइट एंगल, यानी कि एंगल साइट एंगल सर्वांग समता का नियम। तो एंगल साइट एंगल हो गया, भुजा कोण भुजा, साइट एंगल साइट हो गया, भुजा भुजा भुजा, साइट साइट साइट। तो देखिए क्या होता है आपका नियम? भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता का नियम। जब त्रिभुज के तीन भुजाएं, मान लीजिए 2 त्रिभुज हैं, अगर इनकी भुजाएं क्या है? आपस में समान है, इनके बराबर हैं, तो इनको हम लोग भुजा भुजा सर्वांग समता के तहत क्या करेंगे? इसको हम लोग ऐसे सर्वांग सम का चिन्ह लगा करके कहेंगे कि त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 क्या है? एक दूसरे से सर्वांग सम है। और जब भुजा कोण भुजा, ठीक है, साइट एंगल साइट रहेगा, किसी 2 त्रिभुजों में जब हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो दोनों त्रिभुज में भुजा कोण भुजा, ये दोनों त्रिभुज में भुजा कोण भुजा अगर बराबर रहेंगे तो उनको हम लोग सर्वांग सम कहेंगे। तो ये बराबर पे नियम चलता है। तो एंगल साइट एंगल हो गया, और एंगल साइट एंगल साइट हो गया, और साइड साइड साइड। तो 3 याद रखेंगे, साइड 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 और साइट एंगल साइट, और फिर उसके बाद याद रखेंगे एंगल साइट एंगल। इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19, प्रश्न नंबर 19 है, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन प्लस इन्फानाइट। इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 6 9 और 11 लेकर गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए। साहचर्य मतलब क्या होता है? एसोसिएटिव। जिस प्रकार आप समाज से एसोसिएट हैं, जिसने होता है कि ये इस यूनिवर्सिटी से लगभग 200 कॉलेज क्या है? एसोसिएट हैं, अटैच हैं। तो उसी प्रकार गणित में साहचर्य नियम होता है, यानी कि क्या होंगे? ये तीनों एक दूसरे को एसोसिएट करके ऐसा नियम जो हो संख्याओं को, वो हम लोग अरेंज करते हैं किसी एक विभिन्न पैटर्न के थ्रू, उसको हम लोग गुणा के साहचर्य नियम। ये गुणा का जगह क्या हो सकता है? घटाना हो सकता है, भाग हो सकता है, ये आपका
तीन चीजें हो सकती हैं, गुणा भाग घटाना, साहचर्य नियम। तो देखिए साहचर्य नियम के पुष्टि करना है, 6, 9 और 11। तो साहचर्य नियम आपका क्या होता है, ए गुणे बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में सी। देखिए जहां पे साहचर्य रहेगा यहाँ पे तीन वेरिएबल लेंगे, ए बी सी लेंगे। कोई भी यहाँ पे गुणा हो चाहे भाग हो चाहे घटाना हो, साहचर्य के मतलब क्या हो जाएगा, तीन ही लेना है, मिनिमम तीन लेना है। तो देखिए ए गुणे बी एक कोष्टक में, देखिए कोष्टक लगा है, गुणे सी बराबर क्या हो जाएगा। अब इन दोनों को अलग कोष्टक में बदल दीजिए, अब ए को बाहर कर दीजिए, फिर गुणा कर दीजिए बी गुणे सी। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साहचर्य कहते हैं। बस क्या करना है, कोष्टक बदल देना है। पहले ए बी में कोष्टक लगा था, उसके बाद हम बी सी में कोष्टक लगा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में दूसरे साइड कोष्टक और राइट हैंड साइड में दूसरे साइड कोष्टक। तो कोष्टक का ही अंतर होता है। देखिए 6 गुणे 9 गुणे 11, देखिए 6 और 9 को पहले गुणा कर लेते हैं, तो 6 9 54 हो गया, और गुणा 11, तो फिर भी 54 गुणे 11 करेंगे तो 594 आ गया। फिर देखिए पहले हमने 6 और 9 को पहले गुणा किया, चलिए अब हम लोग गुणा करते हैं 9 और 11 को, वही बात हुआ। फिर हमको अलग कोष्टक में रख लेते हैं, पहले इस कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो 11 9 99 हो गया है, और 6 से गुणा करेंगे तब भी क्या आया, 594 आया है। तो मैंने वही आपको बताया है कि ए गुणे बी और फिर आपका गुणे सी बराबर क्या आ जाएगा, ए गुणे फिर दूसरे कोष्टक में इसको बदल देंगे, ये कोष्टक का अंतर है। ठीक है, कोष्टक बदलने पे, संख्याओं का क्रम बदलने पे भी क्या हो रहा है, मान में कोई अंतर नहीं हो रहा। तो गुणा के साहचर्य नियम में क्या होता है, यानी कि जो गुणा होता है साहचर्य नियम का पालन करता है। गुणा क्या करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है, ये पुष्टि हो गई। तो अतः गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 क्या है, आप लोग पेन कॉपी लेकर के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोक दीजिए और आप बिना बस क्वेश्चन पढ़ लीजिए और हमारे साथ आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर वीडियो को चला करके पढ़ सकते हैं। तो यदि एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज मतलब क्या हो जाएगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएं। तो यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, देखिए मान लीजिए ये हमारा समचतुर्भुज है। चलिए हमने इसको ये एक समचतुर्भुज ऐसे बना लिया। ठीक है, इसके क्या है, चारों भुजाएं बराबर हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आपका देखिए 26 सेंटीमीटर विकर्ण हो गया, दूसरा विकर्ण आपका 12 सेंटीमीटर। चित्र के थ्रू समझ में आएगा आपको। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, 1/2 गुणे विकर्ण, मान लीजिए BC गुणे AC कुछ भी हो, तो 1/2। अब विकर्ण एक 26 दिया है और दूसरा विकर्ण आपका 12 है, तो 2 से काटिए 13 बार में, फिर 13 से 12 गुणा कर देंगे तो 156 वर्ग सेंटीमीटर। 156 वर्ग सेंटीमीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं सीएम पे स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है, प्रश्न नंबर 21 है, एक घन की कोण 12 सेंटीमीटर है, यानी कि घन का जो कोण होता है, कोण, ये जो कोण होता है यही घन है आपका। देखिए इस घन का कोण, तो 8 कोण होगा घन में। आप जिस कमरे में बैठे हो वहां पर देख लीजिए कितने कोण हैं, वही आपके कोण हो जाएंगे। एक देखिए, एक एक 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8, तो 8 कोण है एक क्यूब में। तो घन की कोण आपका 14 सेंटीमीटर। तो घन का कोण कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। और घन का आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो एक क्यूब हो जाएगा, क्योंकि घन की क्या होती है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे तो ये आपका आयतन निकल जाएगा। आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का ही माप होता है आयतन। तो एक क्यूब 14 का क्यूब हो जाएगा, तो 14 का क्यूब आपका 2744 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 27 घन सेंटीमीटर। क्यों क्यूब क्यों करेंगे, आयतन में 3 बीमा है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, इसीलिए यहाँ पे ये 3 लगा है। 3 चीज का यूनिट है, लेंथ का भी क्या है, सेंटीमीटर में है, ब्रेथ का भी मात्रक क्या है, सेंटीमीटर में है, हाइट का भी मात्रक सेंटीमीटर में है। इसीलिए सेंटीमीटर पे क्या हो जाएगा, 3 पावर हो जाएगा। सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर 3 घात हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है, आयत किसे कहते हैं, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो आयत क्या होता है, तो सिंपली आप लोग आयत जानते हैं, यही आयत है आपके सामने। देखिए मैं इतना बड़ा आयत बना दिया। तो आयत एक 4 भुजाओं की आकृति है, जैसे A B
सी और डी। आयत क्या है? चार भुजाओं की आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत में क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा बराबर इसके, ये भुजा बराबर इसके, ये भुजा बराबर इसके, ठीक है। तथा इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। और आयत में क्या होता है? प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो आयत में देखिए, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा आयत के चारों कोणों का योग। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में हम दो चीजें लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई लेते हैं। तो आयत में क्या करेंगे? लंबाई गुणे ये आपका चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। उसके बाद आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप मतलब चारों किनारों का योग। तो देखिए चारों किनारों का योग देखिए, तो दो दो आपका देखिए ये क्या है? चौड़ाई है, तो दो आपका क्या हो गया? ब्रेथ हो गया। प्लस देखिए आपका दो क्या है? लंबाई, प्लस दो लंबाई। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा? दो कामन ले लीजिए तो दो लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। उसी प्रकार आपका दो लंबाई प्लस चौड़ाई आपका आयत का परिमाप हो जाता है। ऐसे सूत्र डिराइव होते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखिए, प्रश्न नंबर 23 क्या है? तो प्रश्न नंबर 23 है आपके स्क्रीन के सामने, पढ़ सकते हैं आप। वर्ग क्या है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो वर्ग क्या होता है? देखिए यही वर्ग है, इसी को वर्ग कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर दिख रही हैं। मान लीजिए ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो टोटल 360 डिग्री होता है वर्ग के चारों कोणों का योग। तो चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो, तो वर्ग कहलाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्यों भुजा स्क्वायर लेते हैं? तो क्षेत्रफल में हम हमेशा क्या लेते हैं? लंबाई और चौड़ाई का हम क्या लेते हैं? गुणनफल लेते हैं। तो चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं तो लंबाई और चौड़ाई में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो हम लोग क्या लंबाई को भी मान लेंगे ए और चौड़ाई को भी मान लेंगे ए, यानी कि भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। और वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। या तो ऐसे आप परिमाप निकालिए, या तो इसको ए चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, तो क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वर्ग का परिमाप 4a हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग पढ़ लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन यही आपका जो क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहिए या उसको अलजेब्रा कहिए, उसमें होता है एक रूल होता है इसका फार्मूला याद करने का। तो देखिए मैं एक बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये त्रिभुज है, निर्देशांक ज्यामिति में ये त्रिभुज है, तो मान लीजिए इसका निर्देशांक x1 है, फिर इसका y1 है, इसका x2, इसका y2 निर्देशांक है। मतलब स्पेस में, स्पेस मतलब इस दिक् स्थान में कहेंगे, स्पेस मतलब होता है दिक् स्थान। तो इसका हो गया आपका x3 कामा y3, यानी कि इसका पोजीशन है। ये क्या है? स्थिति है। स्पेस में त्रिभुज की स्थिति क्या होगी? कोई पूछेगा कि त्रिभुज बताइए कि इस ब्रह्मांड में त्रिभुज की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, तो तुम कहोगे कि x1 y1 एक भुजा, x2 y2 दूसरी भुजा, और तीसरी भुजा x3 y3। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जब हमको निर्देशांक के रूप में दिया रहेगा? ये भी तो सकता है 2, 6, चाहे 6, 7, चाहे 8, 5। तब हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो एक ट्रिक होता है, 1/2 ऐसे क्या करेंगे, लिख लेंगे x1, ठीक है, y1 माइनस y2 प्लस x2। अब 2 के बाद क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो y3, 3 के बाद क्या आएगा? 1, y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 आ गया ना, तो इसका 1 आ जाएगा, तो y1 माइनस y2। यही क्या होता है? फार्मूला होता है जब निर्देशांक दिया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, तो आप लोग याद कर लेंगे ऐसे, कैसे मैंने बताया है। क्या कर लेंगे, यानी कि एक के बाद हम लोग किस पे जाएंगे? 2 पे जाएंगे, फिर 2 के बाद किस पे जाएंगे? 3 पे, फिर 3 के बाद 1 पे आ जाएंगे। अवर्गीकृत आंकड़े क्या है? अनग्रुप्ड डाटा है, यानी कि जिनको हम लोग अवर्गीकृत किए हैं। तो प्रश्न नंबर 25 क्या? अवर्गीकृत आंकड़े क्या है? तो ऐसे अव्यवस्थित, नाम से ही काम स्पष्ट, अव्यवस्थित। अवर्गीकृत मतलब जो अलग अलग नहीं किया गया है, अव्यवस्थित है आंकड़े हैं। जैसे एक एक कमरे में क्या, लंबे बच्चों की संख्या, छोटे बच्चों की संख्या, ठीक है, कम पढ़ने वाले बच्चों की संख्या,
40% से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या, 10% उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या, हिंदी विषय में फेल होने वाले बच्चों की संख्या, अंग्रेजी में फेल होने वाले बच्चों की संख्या। ये क्या है? अव्यवस्थित आंकड़ा है। तो जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता, अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखिए, वर्ग अंतराल किसे कहते हैं? वर्ग अंतराल क्या जाएगा? इंटरवल। इसको क्या कहेंगे? इंटरवल। वर्ग अंतराल मतलब क्या है? इंटरवल। जिस प्रकार आपको दोपहर में इंटरवल मिलता है स्कूल कॉलेज में, इंटरवल मतलब क्या है? वहाँ पे आपको विश्राम करने के लिए। उसी प्रकार वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है। ठीक है, समूह होते हैं जैसे स्टार्टिंग के 6 घंटे आपका हो गया इधर। यहाँ मान लीजिए इंटरवल 12 बजे होता है और स्टार्टिंग के 6 घंटे, 6 घंटे नहीं चलिए 4 ही घंटे चला, तो स्टार्टिंग का 4 घंटे के बाद इंटरवल हो गया और बाद में फिर 4 घंटे क्लास चला। तो ये जो बीच वाला क्या है? स्टार्टिंग का 4 घंटे और बाद का 4 घंटे के बीच का इस चीज को हम लोग इंटरवल कह रहे हैं। उसी प्रकार गणित में जब आंकड़े दिए रहेंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो इन्हीं वह समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को हम लोग विभक्त कर रहे हैं अलग अलग चीजों में, यानी कि 0 से 5 और 5 से 10, 10 से 15। मान लीजिए किसी कक्षा में 0 से 5 अंक पाने वाले 5 बच्चे हैं और किसी कक्षा में 5 से 10, 10 यानी कि 5 और 10 नंबर के बीच में पाने वाले बच्चों की संख्या 18 बच्चे हैं और 10 से 15 मार्क्स पाने वाले बच्चों की संख्या मान लीजिए 50 बच्चे हैं। तो हम लोग इसी को सुविधा करने के लिए हम लोग वर्ग अंतराल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27। प्रश्न नंबर 27 क्या है? बारंबारता क्या है? बारंबारता को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिस प्रकार फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? इसकी तीव्रता कितनी है, मतलब कितनी तीक्ष्णता है। उसी प्रकार गणित में बारंबारता क्या है? बारंबारता क्या है? नंबर ऑफ रिपीटिशंस। तो दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़ों की कुल संख्या उस आंकड़े की बारंबारता कहलाती है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि 0 और 5 के बीच में आने वाले बच्चों की संख्या 6 है, इसका 18 है, 10 और 15 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 20 है। तो ये जो 6, 18, 20 है, यही क्या है? दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़ों की कुल संख्या। तो 6, 8 और 20 को जोड़ दीजिए, यही आपका बारंबारता निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28। रेखीय समीकरण क्या है? लीनियर इक्वेशन क्या है? तो लीनियर इक्वेशन क्या? ऐसा समानता सूचक कथन क्यों कह रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे समानता है ना, यक्स, और यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष है। देखिए बायां पक्ष और दाहिना पक्ष। तो ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो। रेखीय समीकरण मतलब चर की घात 1 हो। देखिए यहाँ पे x पे भी 1 घात है, y पे भी 1 घात है। रेखीय समीकरण कहलाता है। जैसे x + y = 7 और x + 1 = 5। इसमें समानता सूचक चिन्ह इक्वल टू यानी कि बराबर का प्रयोग हुआ है। इसको हम लोग रेखीय समीकरण कहते हैं। रेखीय समीकरण मतलब 1 घात वाले को रेखीय समीकरण, 2 घात वाले को द्विघात समीकरण, 3 घात वाले को त्रिघात समीकरण, 4 घात वाले को चतुर्थ घात समीकरण, यानी कि इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन, इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कहेंगे 3 घात वाले समीकरण को हम लोग कहते हैं शायद क्वाड्रेटिक, नहीं ऐसे कुछ याद नहीं है मुझे, कंफर्म नहीं है। 2 ही घात तक वैसे यहाँ पे आपके डीएलएड में आएगा, 3 घात तक का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वेशन सॉल्व नहीं किया जाएगा यहाँ पे डीएलएड में। बस 1 घात और 2 घात वाले ही इक्वेशन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। खास करके ये समीकरण की बात हो रही है, बाकी गुणनखंड में तो 4-5 घात तक भी जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 29। अभाज्य संख्याएं क्या है? तो वे संख्याएं, अभाज्य संख्या मतलब जो एक से कटे और स्वयं से कटे, यही याद रखेंगे, जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी पूरी, याद रखेंगे, पूरी पूरी विभाजित होती है, कोई शेषफल नहीं आना चाहिए, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 को किससे काटेंगे? 3 एक से कटेगा और 3 से कटेगा। कोई ऐसी संख्या बताए जिससे हम फिर 3 काट काट दें, 1 और 3 के अलावा किसी से भाग दे करके आप 0 ला देंगे? नहीं ला पाएंगे। फिर 7, 7 क्या होगा? 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से कट ही नहीं सकता है। इसी को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या मतलब क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें आपको पूछा जा सकता है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या मतलब क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए। प्रश्न नंबर 30 क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, भाज्य संख्या मतलब क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं या भाज्य संख्या कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर देखिए, ऐसी संख्याएं जो एक से ही नहीं स्वयं व अन्य संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो भाज्य संख्या क्या कहलाती हैं? जिनका 2 से ज्यादा अधिक गुणनखंड हो। क्या हो?
दो से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो दो भी क्या है, देखिए दो एक से कटेगा, दो से कटेगा, ठीक है। और फिर चार देखिए, एक से कटेगा, दो से कटेगा, फिर चार से कटेगा, यानी कि क्या हो गया, ये देखिए तीन चीजों से कट रहा है। तो इसका देखिए दो से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं। फिर छह देखिए, किससे कटेगा, दो से कटेगा, दो तिहाई छह, फिर आपका तीन से कटेगा, तीन दोना छह, फिर एक से कटेगा, फिर छह से कटेगा। देखिए चार गुणनखंड आ गए। तो ये भाज्य संख्याएं हैं जो स्वयं भी से कटे, एक से कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे। आठ क्या है देखिए, दो से कटेगा, चार से कटेगा, आठ से कटेगा, एक से कटेगा। तो इसकी भी क्या होती है, एक से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 31, समापवर्त्य क्या है। तो समान अपवर्त्य, अपवर्त्य मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे अपवर्त्य पहले जानिए। अपवर्त्य, अपवर्त्य मतलब क्या हो जाता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। मल्टीपल मतलब क्या हो जाएगा, गुणज। जैसे 18 का गुणज, ठीक है। 18 का गुणज क्या हो जाएगा, 18, 18 दूना 36, 18 54, ये सब क्या हो जाएगा, ये अपवर्त्य हो जाते हैं। तो वह संख्या अथवा व्यंजक, ठीक है, वह संख्या अथवा व्यंजक जो दो या दो से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है, दी हुई संख्याओं तथा व्यंजकों का समापवर्त्य कहलाता है। तो समान अपवर्त्यों को ही समापवर्त्य कहते हैं। तो वह संख्या तथा व्यंजक जो दो या दो से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उसे व्यंजकों का समापवर्त्य कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या है, सजातीय व्यंजक किन्हें कहते हैं। तो समान जाति वाले व्यंजकों को सजाती कहेंगे। वो अपने घात में बराबर हो सकते हैं या किसी और चीज में बराबर हो सकते हैं। तो बहुपद एक ऐसा बहुपद, इसको बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक चर x हो, एक चर x हो, सजातीय व्यंजक कहलाता है। तो सजातीय व्यंजक क्या है, यानी कि समान जाति वाले, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये यक्स होगा तो यक्स ही होगा, अगर उस बहुपद में, या तो वाई होगा तो वाई ही होगा। तो एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक चर x हो, सजातीय व्यंजक कहलाता है। ऐसे बहुपद व्यंजकों में दूसरा चर नहीं होता है। तो ऐसे बहुपद व्यंजकों में दूसरा चर नहीं होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे 3x² है प्लस 2x है माइनस 6 बराबर 6। तो ये हमारा सजातीय व्यंजक क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3x² प्लस 2y रहता और माइनस 6 रहता, तो ये क्या होता, विजातीय व्यंजक हो जाता। देखिए नेक्स्ट प्रश्न वही है, विजातीय व्यंजक। तो चलिए विजातीय व्यंजक पढ़ लेते हैं। तो ऐसे बहुपदी व्यंजक, इसको हम लोग बहुपदी व्यंजक क्यों कहते हैं, ये बहुपदी ही है। जब यहाँ पे जब बराबर जीरो कर देंगे तो ये समीकरण हो जाएगा, ठीक है। और हर एक समीकरण बहुपद भी होता है। तो बहुपदी व्यंजक देखिए, जो आपका 13y+4, इसको हम लोग क्या कहेंगे गणित की भाषा में, आपने तो पढ़ लिया 13y+4, लेकिन इसको गणित की भाषा में कहते हैं पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपदी व्यंजक कहते हैं इसको, पॉलिनोमियल या बहुपदी व्यंजक याद रखेंगे। अगर इसके बराबर जीरो कर देंगे तो क्या जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा। अगर इसको हम लोग इक्वल टू आर लेस ग्रेटर देन आर इक्वल्स जीरो कर दें, या लेस देन आर इक्वल्स टू जीरो कर दें, इसको तो हम लोग इसको कहते हैं इन इक्वालिटी। क्या कहते हैं, इन इक्वालिटी। इसको क्या कहेंगे, इन इक्वालिटी या असमीका। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन के सामने, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या है, किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स। योगात्मक प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स, यानी कि ऐसी चीज जोड़िए उसका उल्टा करके कि दोनों वैल्यू जीरो हो जाए। तो उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या होता है, 0 1 2 3, ठीक है, सो वन प्लस अनंत, और फिर 0 -1 -2 -3 -4, ये सब क्या है, पूर्णांक है। ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। तो प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है जिसे दिए गए पूर्णांक में जोड़ने पर योगफल शून्य होता है। ऐसा पूर्णांक योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। यानी कि ऐसी संख्या को जोड़ करके हम किसी दिए हुए प्रश्न में, मतलब इस बारे में क्या जोड़े, तो ये प्रश्न पूछा जाएगा ना कि बारह में क्या जोड़ें कि योगात्मक प्रतिलोम इसका पता चल जाए। तो 12 में हम -12 जोड़ें तो क्या जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम हमको पता चल जाएगा। तो 12 में से 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में -12 जोड़ेंगे तो आपका जीरो उत्तर आएगा। यही आपका योगात्मक प्रतिलोम होता है, यानी कि ऐसी संख्याएं जब जिनका योग करने पर जीरो आ जाए तो उसे देयरफॉर 12 का योगात्मक प्रतिलोम -12 है।
यानी कि 12 का उल्टा वाला प्रतिलोम, यानी कि 12 का ऐसा इनवर्स बताइए जिसको जोड़ने पर, यानी कि 12 का क्या है प्लस 1/12 भी कह सकते हैं इसको कोष्टक में, जब बदलेंगे तो क्या जाएगा 12 प्लस इसको -12 कह सकते हैं फिजिक्स की भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 क्या है, गुणात्मक तत्समक क्या है। ठीक है, गुणा करने वाला तत्समक क्या है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो किसी भी पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर के यहाँ तक प्लस अनंत तक चले जाइए और जीरो से लेकर के माइनस अनंत तक चले जाइए, ये आपके पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि पूर्णांक धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो किसी भी पूर्णांक में एक से गुणा करने पर पूर्णांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतएव 17 किसी पूर्णांक का गुणात्मक तत्समक कहलाता है। तो 17 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी कि एक क्या है, यानी कि 17 में किस चीज से गुणा करें कि वही उसका आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी मतलब क्या जाएगा, उसी का वही संख्या दोबारा मिल जाए। यानी कि ये क्या है, यूनिक है, ये बदलने वाला नहीं है। यानी कि 17 में एक से गुणा करिए तो 17 मिल जाएगा। फिर 18 का पूछे पूछे गुणात्मक तत्समक, तो 18 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर 18। फिर 19 का पूछे गुणात्मक तत्समक क्या हो जाएगा, तो 19 का गुणात्मक तत्समक 1 हो जाएगा, फिर भी 19। यही आपका गुणात्मक तत्समक होता है। तो देखिए वही फिर से बात हुआ, उदाहरण 3/5 गुणे 5/3 बराबर 1। यानी कि हर स्थिति में गुणात्मक तत्वों में उत्तर क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। तो यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक हो, ठीक है, यदि दो परिमेय संख्या का गुणनफल एक, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर होनी चाहिए। तो उसमें प्रत्येक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। यानी कि 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हमारा क्या हो जाएगा, 5/3। क्योंकि 5/3 इसलिए होगा क्योंकि इसको हम लोग 5 से 5 काट देंगे, 3 से 3, यानी कि उत्तर हमारा एक आएगा हर हाल में। इसी को हम लोग एक को गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। एक को नहीं, मतलब 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 5/3। अब हम पूछते हैं आपसे 6/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो आप कहेंगे 6/2 का गुणात्मक प्रतिलोम सर जी 2/6 है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो आप लोग कहेंगे 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम है सर जी 7/5, क्योंकि 7/5 ऐसी संख्या है जो इसको क्या कर रही है, एक के बराबर काट पीट के कर दे रही है, इसीलिए इसी को गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ हमारे इस चैनल को शेयर कर देंगे। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।